नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया दिन भर के 5 बड़ी खबरों का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर दिल्ली से, जहां भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी मर्यादा छोड़ दी है। गुजरात की जिस भूमि ने इतने महान लोगों को जन्म दिया, उसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अशिक्षित कहा है। क्या सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इससे सहमत हैं? दिन के बाद आया हूं क्योंकि खड़गे जी ने बुलाया है, तो फिर निष्ठा की थोड़ा उनके बारे में बातचीत की जाए। मित्रों, मेरा पहला सवाल ये उठाना है, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सारी मर्यादाएं छोड़ दी हैं? क्या जिस पद पर नेहरू जी बैठे हैं, सरदार पटेल बैठे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठे हैं, मौलाना आजाद बैठे हैं, सोनिया जी बैठी, इंदिरा गांधी बैठी हैं, राजीव गांधी बैठे हैं, राहुल गांधी भी बैठे हैं, उस पद पर बैठा व्यक्ति क्या बोल रहा है? मतलब कई शब्द को तो मैं दोहरा नहीं सकता। बेशर्मी और निकृष्टता की पराकाष्ठा है। The utterances of Mr. Khadge is not only demeaning but shameless and utterly despicable. अब मैं शुरू करता हूं, सब चल रहा है टीवी पर। गुजराती इलिटरेट होते हैं, तो मोदी जी ने वहां उनको तो झांसे में डाल करके अपना काम चलाया। केरला के लोग विद्वान होते हैं, इसलिए अब एक पूरे प्रदेश के लोगों को इलिटरेट कहना, वो भी एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को, इसका मतलब क्या है? और आज मैं पार्टी के राष्ट्रीय मंच से कुछ गंभीर सवाल उठाना चाहता हूं। मिस्टर खड़गे, आप ये बताइए, क्या गांधी जी इलिटरेट थे? क्या सरदार पटेल इलिटरेट थे? क्या मोरारजी देसाई इलिटरेट थे? क्या विक्रम साराभाई इलिटरेट थे? मोदी जी पर तो जो आप करते हैं वो देश देख रहा है, और आप पिटते भी और पिटते रहेंगे। लेकिन आप क्या कह रहे हैं? जिस पावन गुजरात की भूमि ने कई संतों को जन्म दिया, गांधी जी वहां पैदा हुए, सरदार पटेल पैदा हुए, मुरारजी भाई पैदा हुए, और उस मिट्टी से देश के ऊपर इतना काम किया, उसको आप कहते हैं इलिटरेट? मैंने बार बार कहा है संसद में कि राहुल गांधी होमवर्क नहीं करते हैं। अध्यक्ष का भी वही हाल, न लिखते हैं न पढ़ते हैं। क्या मतलब है इसका? केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मनसुख मांडविया ने मनाकुला विनयनगर देशनाथम मंदिर में पूजा की। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आज मनाकुला विनायक मंदिर में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहां हमने विनायक भगवान से आशीर्वाद मांगा और हम सब लोग को नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा और नई ताकत पीएम मोदी के नेतृत्व में हम देश की सेवा करें और देश को विकसित भारत बनाएं, इसके लिए मिली है। हम सबको यहाँ आकर नई भावनाओं के साथ काम करने की हिम्मत मिल चुकी है। विनायक टेम्पल मंदिर में मुझे मनसुख भाई के साथ और अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहाँ हमने विनायक भगवान से आशीर्वाद मांगा और हम सब लोगों को नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा और नई ताकत, मोदी जी के नेतृत्व में हम देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें और देश को विकसित भारत बनाएं, इस मनोकामना के साथ मैं इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए आया और हम सबको नई स्फूर्ति मिली है। मैं यहाँ पर चुनाव के समय पर भी आया हूं और स्पष्ट रूप में
मैं चुनाव में देख रहा हूं कि एनडीए की जीत निश्चित है। पुडुचेरी की जनता ने एनडीए को आशीर्वाद देने का मन बना लिया है और एक तरफा एनडीए को शासन में लाने का कार्यक्रम चल रहा है और बड़ी मात्रा में कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ पुडुचेरी की जनता एनडीए को आशीर्वाद देगी। यहां की जनता के मन में है कि कांग्रेस के कुशासन ने पिछले 20 साल कुछ भी नहीं किया। यहां का शोषण किया, समाज को बांटा, वोट बैंक की पॉलिटिक्स की, तुष्टीकरण की राजनीति की और समाज को विभाजित करके वोट और वोट बैंक की तरह लेते रहे। पिछले 5 सालों में जो एनडीए की सरकार में काम हुआ और मोदी जी के नेतृत्व में जो आशीर्वाद पुडुचेरी को मिला, जिसने यहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, रोड के क्षेत्र में और कनेक्टिविटी में और हर दृष्टि से टूरिज्म के क्षेत्र में और स्पिरिचुअल टूरिज्म को जिस तरीके से बढ़ावा दिया है, उससे पुडुचेरी की जनता को यह विश्वास भी आया है कि मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ श्रीमान रंगा स्वामी जी ने जो उसे धरती पर उतारा है, उसके प्रति जनता आश्वस्त है और जनता इस बार फिर से एनडीए को अपना समर्थन देकर के सरकार में लाने वाली है, ऐसा उसका मन बनाया है। मैं जनता को भी धन्यवाद देता हूं और आने वाले समय में फिर से एनडीए की सरकार आएगी, इस उम्मीद नहीं, इस विश्वास के साथ मैं आज यहां आप सब लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत पौधारोपण किया। ये कार्यक्रम क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन से पहले आयोजित किया गया। राजस्थान में आयोजित होने जा रहे क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। इस पहल का उद्देश्य प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। कृषि की रीजनल कॉन्फ्रेंस प्रारंभ हो रही है। कृषि जीवन देती है, अन्न देती है और अन्न ही जीवन का आधार है। और आज के युग में खाद्य सुरक्षा कितनी जरूरी है हम सब समझते हैं। 140 करोड़ भारतवासियों को अनाज, फल, सब्जियां, दूध इसकी कमी ना आए, यह दायित्व कृषि विभाग पर है, खेती पर है, किसानी पर है। और इसलिए हमने 3 सूत्रीय हमारे जो लक्ष्य है, 3 लक्ष्य हैं। एक, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, अन्न के भंडार भरे रहें। लेकिन दूसरे, किसानों की आय बढ़ा के उनके जीवन स्तर को और बेहतर करना। और तीसरे, भारत की जनता को पोषण देना और जरूरत पड़े तो दुनिया को भी खाद्यान्न की आपूर्ति करना। और इसके लिए 6 सूत्रीय रणनीति हमारी: उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना। ऐसे मौसम में कई बार किसान की मेहनत बेकार चली जाती है, तो भगवान ना करे, लेकिन प्राकृतिक आपदा में नुकसान की भरपाई करना। कृषि का विविधीकरण जरूरी है और इसलिए आज हम कई विषयों पर बात करेंगे। दलहन की जरूरत है तो दलहन मिशन पर हम बात करेंगे, क्योंकि आज हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है। तेल की कमी है हमारे यहाँ, तो हम तिलहन मिशन पर चर्चा करेंगे। प्राकृतिक खेती पर बात करेंगे। उत्पादन बढ़ाने के लिए एआई, मशीन लर्निंग, आधुनिक कृषि पद्धतियां, उन पर बात करेंगे। किसानों की आमदनी बढ़े, इसलिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग के बारे में व्यापक रूप से हम चर्चा करेंगे। अलग अलग पहलू खेती के और विशेषकर इस रीजन की, क्योंकि इस कॉन्फ्रेंस में गोवा, महाराष्ट्र,
गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान भाग ले रहा है, तो इस रीजन की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए कौन सी फसल की कौन सी किस्म, कृषि की कौन सी पद्धति, इन सब पर व्यापक रूप से विचार विमर्श करेंगे। योजनाओं का हम आकलन भी, किस राज्य में कितना क्रियान्वयन हुआ उसकी चर्चा भी करेंगे। प्राकृतिक आपदा के कारण कहीं किसानों की फसल को नुकसान हुआ तो उसके बारे में भी हम चर्चा करके अगले साल की इन 5 राज्यों की खेती की रणनीति बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे। और इस दृष्टि से ये कॉन्फ्रेंस, रीजनल कॉन्फ्रेंस अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहले रीजनल कॉन्फ्रेंस नहीं होती थी, केवल एक दिन की एक कॉन्फ्रेंस होती थी रबी के लिए, खरीफ के लिए, तो उसमें व्यापक रूप से विचार विमर्श नहीं हो पाता था। लेकिन अब 5 कॉन्फ्रेंस पूरे देश में ऐसी होगी। पहली आज यहाँ से प्रारंभ हो रही है, ताकि व्यापक पैमाने पर राज्यों के साथ मिलकर हम खेती पर चर्चा कर सकें। केंद्र नीतियां बनाता है, कार्यक्रम योजनाएं बनाता है, संसाधन उपलब्ध कराता है, लेकिन उनका धरातल पर उतारने का काम, नीतियों को, कार्यक्रमों को, योजनाओं को, ये काम है राज्यों का। तो राज्य और केंद्र एक टीम के रूप में काम करें और हमारे किसानों के आजीविका को सुनिश्चित करने का, देश के अन्न के भंडार भरने का, और केवल अन्न नहीं, मैंने जैसा कहा फल, सब्जी, दूध, सब क्षेत्रों में हम कैसे आगे बढ़े उसकी पूरी रणनीति आज बनाएंगे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आरोपों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोई भी आरोप लगाने से पहले विदेश मंत्री से जानकारी लेनी चाहिए थी। साथ ही उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर भी सवाल उठाए। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने कहा, आरोप लगाने से पहले उन्हें विदेश मंत्री से पूछ लेना चाहिए था। मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा, खड़गे जी का उम्र हो गया अभी भी पागल जैसा बात कर रहे। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? पहले झूठ मूठ कागज क्यों लाया? पहले जाके फॉरेन मिनिस्टर को क्यों नहीं पूछा? कौन है ये खड़गे? क्या लुका छुपी का खेल है? असम, अरे कहां असम पुलिस को नहीं जानते, पाताल से भी उखड़ के ले आएगा। कहां मिलेगा पवन खेड़ा? असम लासित बोरफुकन का देश है, कौन सा ये पवन खेड़ा है? पाताल में भी लुकेगा तो हम उठा के लेके आएगा। तुम बताओ ये कागज तुम किसको दिए थे? मेरा डाउट है ये कागज राहुल गांधी दिए थे उनको। सो ये मुकदमा राहुल गांधी तक जाएगा और हमें डरवाने का कोशिश मत करो। ये असम है, हमने 17 टाइम्स इस्लामिक इन्वेशन का खिलाफ लड़ाई लड़ा। हम अलग दुनिया से आए हुए बंदा हूं। ये खड़गे आरगे हम प्यार भी नहीं करता हूं। उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा अब मथुरा पहुंच गई, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आगरा से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की पदयात्रा चौथे दिन मथुरा पहुंची। इस दौरान पार्टी सांसद संजय सिंह ने बेरोजगारी, सामाजिक असमानता और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, 8 चरणों में मैंने तय किया था कि पूरे उत्तर प्रदेश की पदयात्रा करूंगा और उसमें रोजगार का मुद्दा और सामाजिक न्याय का मुद्दा प्रमुखता से उठाने का काम हम लोग करेंगे। तो 3 चरणों की यात्रा अब तक पूरी हो चुकी है। सरयू से संगम पहले चरण की यात्रा हुई, रामपुर से अमरोहा दूसरे चरण की पदयात्रा हुई, फिर मिर्जापुर से सारनाथ काशी तीसरे चरण की पदयात्रा हुई और ये चौथे चरण की पदयात्रा आगरा से मथुरा तक जाएगी। आज हम लोग मथुरा में एंटर कर चुके हैं। अभी 2 दिन मथुरा में और यात्रा चलेगी और तीसरे दिन 9 तारीख को इसका समापन होगा। रोजगार इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा है और रोजगार की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं, हम उनकी भी बात कर रहे हैं जो आशा बहुएं हैं, जो आंगनबाड़ी हैं, जो शिक्षा मित्र हैं, जो रोजगार सेवक हैं, उनको भी नियमित करने की हम बात कर रहे हैं। जब हम रोजगार की बात कर रहे हैं तो पेपर लीक का भी मुद्दा है और साथ ही साथ जिस तरह से एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं
भर्ती की लिस्ट निकल जाती है, उसके बाद पता चलता है कोर्ट के स्टे आ जाते हैं। रोजगार किसानों का भी है, रोजगार रेहड़ी पटरी वालों का भी है। तो हर वर्ग का रोजगार छीनने का काम सरकार कर रही है। उसकी प्राथमिकताओं में रोजगार नहीं है और बगैर रोजगार के किसी इंसान का जीवन नहीं चल सकता, उसका परिवार नहीं चल सकता। तो इसलिए एक बड़ा मुद्दा है जिसको हम लेके चल रहे हैं। और दूसरा है सामाजिक न्याय का मुद्दा। आज उत्तर प्रदेश में स्कूल की बात नहीं होती, अस्पताल की बात नहीं होती, सरकारी सुविधाओं को बेहतर करने की बात नहीं होती। क्या सिर्फ जाति और धर्म, जाति और धर्म, इसी पे सब कुछ चल रहा है। तो कभी 80-20 की बात, कभी कपड़ा देख के पहचान लेने की बात, कभी शमशान कब्रिस्तान की बात। हम लोग पक चुके हैं इससे। अब हमको अपने यूपी का विकास चाहिए। जैसे दूसरे राज्य विकसित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग कब तक इन झगड़ों में फंसे रहेंगे। तो इसलिए दूसरा मुद्दा हमारा सामाजिक न्याय का है कि अगर कोई आदमी मुख्यमंत्री की शपथ लेता है तो 25 करोड़ जनता का अभिभावक है वो। तो योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के अभिभावक हैं। आपस में लड़ा के, झगड़ा करा के, इससे उनकी राजनीति तो ठीक हो सकती है लेकिन यूपी की दशा ठीक नहीं होगी। लगातार आम आदमी पार्टी कहती है कि ईडी और सीबीआई का केंद्र सरकार जो है गलत दुरुपयोग कर रही है, जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई कर रही है। जम के दुरुपयोग कर रही है भाई। अभी जो केजरीवाल साहब का मामला हुआ, आप देखिए कि कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्ज भी फ्रेम करने योग्य सबूत नहीं पाया और कहा कि इनके खिलाफ आरोप भी तय नहीं होते। फिलहाल दिन भर की 5 बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।